हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। आज हम इसमें चर्चा करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में। इनकम टैक्स की वो अथॉरिटीज़ जो कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी। सो हेयर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो रेफर्ड एज IT डिपार्टमेंट। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है हमारा, उसको हम IT डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी बेसिकली, ठीक है, इन चार्ज ऑफ मॉनिटरिंग द इनकम टैक्स कलेक्शन। बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटरिंग के लिए, कलेक्शन के लिए, फॉर इनकम टैक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, एंड इट्स फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी अंडर सेक्शन 116। देखो ये आपका पूरा चार्ट है, टॉप टू बॉटम पूरा एक चार्ट है, जिसमें कि सबसे टॉप में आपका आता है सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टॉप मोस्ट बॉडी है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था अबाउट दिस बॉडी, CBDT, सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कितना टैक्स होना चाहिए, क्या स्लैब होना चाहिए, किस अथॉरिटी को क्या टास्क देना है, किस कर्मचारी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, डिपार्टमेंट की फंक्शंस क्या होंगे, डिपार्टमेंट्स की पावर्स क्या होंगी, वो सारी पॉलिसीज़, ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं ये CBDT के द्वारा बनाई जाती हैं। और ये जो CBDT है, इस CBDT में आपके एक चेयरमैन होते हैं और 6 मेंबर होते हैं, जो कि IRS रैंक के अधिकारी होती हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस जिसको हम कहते हैं, उस रैंक के अधिकारी होते हैं और सीनियर मोस्ट अधिकारी इस CBDT बोर्ड के मेंबर होते हैं, और उन्हीं मेंबर्स में से कोई एक चेयरमैन होता है एज़ पर द रिकमेंडेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये टॉप मोस्ट बॉडी है। अब हम इसके नीचे जो अथॉरिटी आती है वो आपकी आती है चीफ कमिश्नर, या उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। उसको हम या बोलेंगे तो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे आते हैं कमिश्नर या फिर डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, CIT हम इनको बोलते हैं। तो कमिश्नर, उनको हम बोलेंगे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या उनको हम बोलेंगे डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स विद स्पेशल केस अपील, कि उनके पास किसका काम होगा, अपील का भी काम होगा, या स्पेशली वो अपील के केस देख रहे होंगे। देखो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपका पब्लिक के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ तक पब्लिक का जो इंटरफेरेंस रहता है, पब्लिक की जो अप्रोच होती है, वो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स से स्टार्ट होती है और अप टू वो कमिश्नर तक जाता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे इससे ऊपर फिर पब्लिक का कोई वर्क नहीं रहता है। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पब्लिक के लिए यहाँ पे बंद हो जाता है। इससे ऊपर के जो वर्क हैं कि चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बीच में जो वर्क होगा वो उनका ऑफिशियल वर्क होगा, या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और CBDT के बीच में जो वर्क होगा वो ऑफिशियल वर्क होगा। पब्लिक से रिलेटेड वर्क यहाँ पे नहीं होते हैं।
कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यहाँ पे जो होता है वो फुल अथॉरिटी होता है किसी टैक्स पेयर का फाइनल हियरिंग सुनने के लिए, उसमें अपना डिसीजन देने के लिए, और उस अथॉरिटी को ये पावर होती है कि वो किसी का भी टैक्स, चाहे अगर रीजनेबल ग्राउंड ठीक हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो वो किसी भी पब्लिक पर्सन का या फिर कंपनी का वो टैक्स एग्जेम्प्ट कर सकता है या वो उस पर पेनल्टी डाल सकता है। यहाँ पे पेनल्टी डालने के बाद अगर उसका टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया तो वेल एंड गुड, अगर उसका टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं हुआ या उस पर टैक्स पड़ता है तो फिर यहाँ पे फिर जो पार्टी है वो फिर अप्रोच कहाँ करेगी, सीधे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को अप्रोच करेगी, ना कि चीफ कमिश्नर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया को। यहाँ से डिपार्टमेंट सीधे फिर ट्रिब्यूनल को जाता है, ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट में जाता है केस, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है। वैसे सीधे अब ट्रिब्यूनल जाता है, ट्रिब्यूनल से फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच होती है। सो यहाँ पे जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है ये टॉप मोस्ट अथॉरिटी है रिगार्डिंग द टैक्स कलेक्शन, टैक्स चार्ज करने के लिए और टैक्स कलेक्शन करने के लिए। उसके नीचे आपके आते हैं एडिशनल कमिश्नर या जिनको हम कहते हैं डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और ये दोनों ही उसमें होते हैं, या तो एडिशनल कमिश्नर का इनके पास चार्ज होता है या फिर इनके पास अपील का भी चार्ज होता है, अपील सुनने का भी इनके पास चार्ज होता है। उसके नीचे आते हैं आपकी जॉइंट कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जिसको हम कहते हैं, देन डेप्यूटी कमिश्नर, देन असिस्टेंट कमिश्नर, उसके नीचे इनकम टैक्स ऑफिसर, देन इनकम टैक्स रिकवरी ऑफिसर, एंड देन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। जो लोवेस्ट अथॉरिटी है वो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, जो कि रिस्पॉन्सिबल, नॉर्मली जो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने हायर अथॉरिटीज़ से मिले आदेशों का पालन करना। और जैसे कि उसको हायर अथॉरिटी से कोई आदेश मिला कि भाई जाओ फला फला फर्म या फला फला कंपनी के बारे में ये पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि उसका किस तरह से सेल हो रहा है, किस तरह से वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ज़रा उसका रिपोर्ट लेके आओ। ये तब होता है जब अथॉरिटी को, जो असिस्टेंट कमिश्नर लेवल से स्टार्ट होती हैं, इन अथॉरिटीज़ को लगता है कि ओके ये फ़ला फ़ला कंपनी में या फ़ला फ़ला व्यक्ति ने जो अपनी इनकम टैक्स रिपोर्ट सबमिट की है, ITR जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें कुछ उसने छुपाया है या उसने उसमें कुछ गलत सूचनाएं दी हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है, और यह अथॉरिटी को लगता है कि भाई फ़ला कंपनी, फ़ला व्यक्ति जो है अपना इनकम छुपा रहा है और कम टैक्स पे कर रहा है। तो वहाँ पे इस तरह के आदेश दिए जा सकते हैं इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होते हैं फील्ड में जाके स्पेसिफिक इंक्वायरीज वगैरह, डाटा वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो ये पूरा डिपार्टमेंट का चार्ट है। तो पब्लिक की जो एंट्री होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स से, अप टू कहाँ तक, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। देखिए, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो अधिकारी होता है ये एक पूरे रीजन का होता है, एक मंडल का होता है। जैसे कुमाऊँ मंडल है हमारा, तो कुमाऊँ मंडल में एक कमिश्नर यहाँ पे अपॉइंट हैं। जो कुमाऊँ में कमिश्नर का ऑफिस है वो आपका हल्द्वानी में, इनकम टैक्स कमिश्नर का जो ऑफिस है हल्द्वानी में है, और वहाँ से वो पूरे कुमाऊँ रीजन को कवर करते हैं। गढ़वाल मंडल का कमिश्नर आपके देहरादून में है, और वहाँ से वो पूरे गढ़वाल मंडल को कवर करते हैं। उनके ऊपर स्टेट लेवल अथॉरिटी आपके आगे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये स्टेट लेवल तक आ जाते हैं। फिर उसके बाद सीधे बोर्ड की बात होती है। बोर्ड में जो अधिकारी होते हैं वो उनका बेसिकली, जो मैंने आपको वक्त पहले ही बताया कि उनका जो वर्क है वो पॉलिसी मेकिंग, बेसिकली उनका वर्क होता है। पॉलिसी मेकिंग या जो इंटरनल डिपार्टमेंटल इशू हैं या इंटरनल अथॉरिटीज़ इशू हैं उनको रिजॉल्व करना, वो सारा काम CBDT का होता है। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात किया CBDT, वैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी मैंने पढ़ा रखा है, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया होगा।
तो यहाँ पे एक बार हम फिर दोबारा देख लेते हैं। CBTT देखो क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू in the Ministry of Finance. CBTT provide input policy for and planning of direct taxes in India, and it is also responsible for the administration of direct taxes law through IT department. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था अभी कि भाई जो CBTT है, जो टॉप मोस्ट बॉडी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसका जो मेन वर्क है पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये उसके मेन वर्क है। ठीक, जैसे सरकार जो हर साल आपका बजट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो सबका मेन इंटरेस्ट रहता है कि भाई आम पब्लिक को कितना फ़ायदा हुआ इनकम में। तो इनकम टैक्स स्लैब जो बनता है वो CBDT की उसमें मेन रोल होता है। CBDT रेकमेंड करता है कि क्या टैक्स स्लैब होना चाहिए, बाकी इसके बाद तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करता है कि ओके टैक्स स्लैब क्या होना चाहिए, वो तो इंटरनल, लेकिन स्टार्टिंग जो रिपोर्ट है वो CBDT से आपकी निकलती है। द CBDT इज़ द हाईएस्ट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। देखिए इसके लिए स्पेसिफिक एक्ट है, 1963 में ये बना है, फॉरवर्ड CBDT के लिए। द ऑफिशियल ऑफ बोर्ड इन देयर एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी ऑल्सो फंक्शन एज अ डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री डीलिंग विद मैटर्स रिलेटिंग टू लेवी एंड कलेक्शंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, द CBDT इज हेडेड बाय चेयरमैन एंड ऑल्सो कंप्राइज ऑफ 6 मेंबर, ऑल ऑफ whom आर एक्स ऑफिशियो स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो इनकी पोस्ट होती है स्पेशल, जो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट होती है, और ये जो बेसिकली अधिकारी होते हैं ये IRS रैंक के अधिकारी होते हैं। जो आपने सुना होगा IAS IFS, तो IRS रैंक के अधिकारी होते हैं और ये सीनियर अधिकारी होते हैं। एक फ्रेश IRS को जो स्टार्टिंग पोस्टिंग मिलती है वो इनकम टैक्स ऑफिसर की मिलती है। ठीक है, और जैसे जैसे उसकी सर्विस फिर बढ़ती जाती है उसका प्रमोशन होता जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, और उसके बाद सीनियर, मतलब जब उसकी एटलीस्ट 20-25 साल की जॉब हो जाती है उसकी सर्विस, तो फिर उसका चांस होते हैं कि उसको CBDT में शामिल कर लिया जाए। और वहाँ शामिल होने के लिए किसी भी ऑफिसर्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होना ज़रूरी होता है। एक नॉर्मल परफॉर्मेंस वहाँ पे काउंट नहीं करती है, उसके लिए स्पेसिफिक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सो द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ CBDT आर सेलेक्टेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो मैं आपको बता रहा था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस की हम बात कर रहे थे। मेंबर ऑफ CBDT कॉन्स्टिट्यूट द टॉप मैनेजमेंट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बिल्कुल जो मैं डिस्कस किया है आपसे। The chairman and every member of CBDT are responsible for exercising supervisory control over the definite areas of field offices of IT department known as zone। जैसे पूरे जो इंडिया को 5 जोन में डिवाइड किया है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, इस तरह से इनके अपने अपने जोन होते हैं। जोनल वाइज ये फिर अगेन फिर डिवाइड रहता है इनका सब जोनल्स में, तो ये इस तरह से वर्क होता है। द वेरियस फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द CBDTs आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चेयरमैन एंड 6 मेंबर विद ओनली फंडामेंटल्स इशू रिजर्व फॉर द कलेक्टिव डिसीजन बाय द CBDT। देखो ये जो डिसीजन यहाँ पे होता है वो कलेक्टिव होता है, सबकी आम सहमति से होता है। ठीक है, द एरिया ऑफ for collective decision by CBDT include policy regarding discharge of statutory functions of CBDT and the union government under the various direct taxes law। जो भी टैक्स लॉ है उनमें क्या अमेंडमेंट होना है। टैक्स लॉ में मैंने फिर आपको बता ही रखा है कि आपका इनकम टैक्स है, एडवांस टैक्स है, TDS है, तो इनसे रिलेटेड क्या पॉलिसी होगी, किस तरह से ये कलेक्ट किए जाएंगे, अगर कोई इसमें फेल होता है टैक्स जमा करने में तो क्या पेनल्टीज़ होंगी, कितनी पेनल्टीज़ होगी, क्या रेमेडीज़ होंगी, ये सारी कुछ पॉलिसी मेकिंग है, तो ये CBDT के काम है।
अब देखो यहाँ पे मेन हम डिस्कस कर लेते हैं पावर ऑफ सीबीडीटी। इंस्ट्रक्शंस टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ अंडर सेक्शन 119। ये अपनी जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ हैं लाइक चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, इनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शंस देना जो इनके सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ हैं, जो भी नए सर्कुलर्स हैं या जो नए रूल्स हैं या जो नई पॉलिसी हैं वो अपनी सब अथॉरिटीज़ को बताना, उनको प्रोवाइड करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना। डेक्लेरेशन ऑफ कंपनी एज अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंटली इंटरेस्टेड, सेक्शन 218 AB। अब यहाँ पे कंपनीज का वैसे मैंने आपको बता रखा है कंपनी लॉ में कि पब्लिक कंपनी का जो इशू होता है वहाँ पे ट्रिब्यूनल भी डिसाइड करता है। उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था क्लासरूम में, कंपनी लॉ की क्लास में, कि टाटा जो कंपनी है वो आपकी टाटा सन्स जो मेन कंपनी है वो पहले पब्लिक थी, फिर जब साइरस मिस्त्री का केस हुआ उसमें तो रतन टाटा ग्रुप ने उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे एक जो पावर है सीबीडीटी के पास वो कंपनी से रिलेटेड ये है कि कंपनी के वर्किंग नेचर को देखते हुए उस पर पब्लिक बना सकती है, पब्लिक उसको अलॉट कर सकती है। देन पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, किसी को टैक्स से एग्जेम्प्ट करना है तो उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या होंगी, किस तरह से वर्क होगा, या कोई बड़ा इशू है जहाँ पे कि दो कंट्रीज़ के बीच का इशू है, जहाँ पे कि क्लियर कट रूल्स नहीं है और कुछ इस तरह के इश्यूज बनते हैं कि टैक्स एग्जेम्प्ट करना है, तो ये मैटर फिर आपका सीबीडीटी के द्वारा डिक्लेयर होता है, रिजॉल्व होता है। डेक्लेरेशन ऑफ एन एरिया एज अ हिली एरिया अंडर सेक्शन 33। देखो यहाँ पे जैसे इंडिया जो हमारा देश है उसमें प्लेन एरिया भी है, सी एरियाज़ भी हैं और हिली एरियाज़ भी हैं। तो जैसे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो बॉर्डर पे होते हैं, तो एक सिक्योरिटी फोर्स जो कि राजस्थान बॉर्डर पे प्लेन एरिया पे है और एक सिक्योरिटी फोर्स जो कि सियाचिन पे हिली एरिया पे है। तो वहाँ रहने की जो कंडीशंस हैं वो बहुत टफ़ होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ वगैरह को जो उस एरिया में रहते हैं तो उनको स्पेशल अलाउंस दिया जाता है या उनको स्पेशल छूट दी जाती है टैक्स में। तो ये डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर एरिया हिली एरिया है या नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा, सीबीडीटी डिसाइड करेगा। हिली एरिया डिक्लेयर होता है तो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉई हैं तो उनको अलाउंसेस में कुछ स्पेसिफिक छूट मिलती है, उनकी इनकम में स्पेसिफिक छूट है, ठीक है। पावर टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस एंड लिमिट फॉर डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस टू रिकॉग्नाइज पीएफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। कंडीशंस क्या होंगी, प्रोविडेंट फंड की कंडीशंस क्या होंगी, जैसे अभी जो है 12.5 एम्प्लॉयर 12.5 एम्प्लॉय का जो रेशियो है ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या डेट्स होंगी, ये सारा पॉलिसी आपकी सीबीडीटी के द्वारा होती है, ठीक है। देन डिटर्मिनेशंस ऑफ सीनियरिटी अंडर सेक्शन 118। भाई दो आईआरएस हैं, दोनों का सेम डेट अपॉइंटमेंट है, कुछ उनके उसमें टेक्निकल इशू होता है, तो हु विल बी द सीनियर, तो यहाँ पर कुछ इशू इस तरह का आता है। तो ये मैटर फिर कौन रिजॉल्व करेगा, सीबीडीटी के द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा कि सीनियर कौन। सीनियरिटी का जब इशू आता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में इस तरह का कोई इशू होता है। पावर टू असाइन जुरिडिक्शंस टू सर्टेन अथॉरिटीज़ और अंडर सेक्शन 120, इसमें जुरिडिक्शंस है सीबीडीटी को कि वो स्पेसिफिक अथॉरिटी को स्पेसिफिक पावर असाइन कर सकती है टाइम बिंग के लिए या फॉर एवर, कोई स्पेसिफिक टास्क उसको दिया जा सकता है। तो ये
वर्क जो है CBDT इस तरह का पावर उसको है। पावर टू सेटल डिप्यूटेड जुरिडिक्शंस ऑफ असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 124। तो कोई अगर असेसिंग ऑफिसर्स में कुछ प्रॉब्लम है, उनके जुरिडिक्शन में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह का कोई जुरिडिक्शंस इश्यूज़ का कोई मैटर आता है, तो उसको भी CBDT के द्वारा रिजॉल्व किया जाता है। पावर टू ट्रांसफ़र केस अंडर सेक्शंस 127। ट्रांसफ़र का जो मैटर है, ट्रांसफ़र का केस कि फ़लाँ कंपनी का केस किस अथॉरिटी के द्वारा होगा, ये स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। देखो, जब तक कि अथॉरिटीज़ का कोई लूज़ पॉइंट या कोई वीक पॉइंट या कोई मेलापाइड पॉइंट अथॉरिटीज़ को नहीं पता, जब तक अथॉरिटीज़ कंफर्म नहीं होगी तब तक ये ट्रांसफ़र केस इतनी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो उसमें अथॉरिटीज़ के पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए और उन एविडेंसेस के बेस पे ही फिर वो ट्रांसफ़र केस को रिजॉल्व करती है CBDT। पावर रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर्स अंडर सेक्शन 132। इसमें सर्च, बेसिकली जो सर्च वगैरह की जो पावर है, सीज की पावर है, ये आपका मैंने बताया था, जैसे कि कमिश्नर लेवल तक डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाता है। तो उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं, उनसे रिलेटेड वर्क वो CBDT के पास आते हैं और वो उनको उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है। सो पावर रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग टू SSC अंडर सेक्शन 138। तो डिस्क्लोजर से रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या होंगी, ये देखो CBDT ये पावर खुद नहीं करता, उन पावर से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ बनाता है, क्योंकि एक्चुअल जो इन पावर्स को एग्जीक्यूट करते हैं वो कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर या इस रैंक के अधिकारी के द्वारा इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। तो CBDT तो इनसे रिलेटेड पावर से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाती है कि किसके पास क्या पावर रहेगी। ठीक है। पावर रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ टैक्स इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंट्रीज़, मैंने बताया था, जहाँ पे कि एग्जाम्पशन का इशू हो या जहाँ ड्यूल टैक्स का एक हमने टॉपिक पढ़ा है, डबल टैक्स का इशू आता है सेक्शन 90 और 91 में, तो उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ CBDT के द्वारा बनाई जाएंगी। सैंक्शन ऑफ रिडक्शंस ऑफ वेवर ऑफ पेनल्टी ETC बाय द कमिश्नर अंडर सेक्शन 273A। मैंने बताया था कि देखो, कमिश्नर जो है, इनकम टैक्स कमिश्नर टॉप मोस्ट अथॉरिटी है रिगार्डिंग द टैक्स एग्जेम्पशन। उसके बाद वो फिर सीधे टैक्स ट्रिब्यूनल में जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो इनकम टैक्स कमिश्नर के पास बहुत वाइड पावर है कि वो किसी का भी टैक्स एग्जेम्प्ट कर सकता है, बशर्ते कि रीजनेबल एविडेंसेस, रीजनेबल क्लासिफिकेशंस होना चाहिए उसका। ठीक है। तो ये है पावर टू मेक रूल्स, ये तो आपको पता ही है, अंडर सेक्शन 295 CBDT जो है पावर्स, रूल मेकिंग पावर है उसके पास, पॉलिसी मेकिंग पावर है, ये CBDT के पास आपकी होती है। ठीक है। ये आपका CBDT का एक टॉपिक हमने कवर किया। ठीक, थैंक यू।